शुरुआत मैंने सिर्फ 4 गुलोबन से करी थी और उसमें भी जो मैंने चांदी बेची थी उसमें मेरे बेटे की हंसली थी, त्याग था या वो एक मोह थी उस ज्वेलरी से, तो मैंने उसे हंसुनी नाम दिया। जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ में अपना चांदी भी लाके रखा है कि गौरी इससे बनाओ, और इस बार तो हम खुद विदेश जाकर भी ज्वेलरी दे के आए हैं। मैं बोलती थी अब छोड़ दो नौकरी, अब मेरा काम अच्छा हो रहा है, तो बोले जितनी तनख्वाह मुझे मिल रही है, मेरी कंपनी मुझे दे रही है, अगर इतनी तनख्वाह दे दोगी तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, हम महिलाओं ने मिलकर उन्हें वो तनख्वाह दे दी है। सभी यही बोलते हैं बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, पालोगे कैसे, तुम तो दिन भर काम में ही लगे रहोगे, वो काम भी कुछ है नहीं। सबसे मेन होती है मैम प्योरिटी। हम लोग प्योरिटी, हमेशा प्योरिटी का ध्यान रखते हैं कि प्योरिटी के साथ कभी छेड़छाड़ ना हो। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला का खास कार्यक्रम छाप। आज की यह कहानी किसी बिजनेस प्लान से शुरू ना होकर पहाड़ की संस्कृति, खासकर उसके आभूषण को एक नई पहचान देने के साथ शुरू हुई थी। आज के हमारे मेहमान ने गांव-गांव जाकर ऐसे कारीगरों को ढूंढना शुरू किया जो इस पहाड़ के आभूषण तैयार कर उन्हें युवा पीढ़ी से जोड़ सके। और आज उनकी ओर से तैयार ये आभूषण सेलिब्रिटी के साथ ही विदेशों में भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। अब उनके साथ 50 से अधिक स्वयं सहायता समूह और सैकड़ों महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और खास बात ये कि कभी पर्दे के पीछे रहने वाली ये महिलाएं आज इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारी अतिथि गायत्री बलोदी जी से। मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला के कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या है गायत्री जी और हंसुली के सफर की कहानी? नमस्कार समन्ना पलाग, मेरा नाम गायत्री है और हंसुली मैंने शुरू किया था करीबन यहाँ से 2 साल पहले। और जब शुरू किया था तो सिर्फ एक सोच थी कि कुछ करना है, क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी माताजी को काम करते हुए देखा और जिस दृढ़ता के साथ काम करते हुए देखा, मुझे भी लगा कि मुझे भी ऐसे ही समाज में अपनी कोई पहचान बनानी है। लेकिन मुझे उत्तराखंड की संस्कृति को ही आगे लेके चलना है और उसी से ही जुड़ के काम करना है। जब मैंने बैचलर्स किया था IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी से, तो मेरी मम्मी ने बोला कि गौरी तुम तैयार हो पक्का बाहर जाने के लिए और नौकरी करने के लिए, क्योंकि मम्मी को ये था, मैं हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाओ, मेरी ही बेटी बाहर जाके नौकरी करेगी, तो पक्का मन बना लिया है बाहर जाने के लिए। तो मन तो हो रहा था कि बाहर जाऊं और जॉब करूं, लेकिन एक मन ये भी हो रहा था कि अपनी उत्तराखंड की संस्कृति नहीं छोड़ी जा सकती है। इतने सालों से मेरी मम्मी ने एक पहचान बनाई है और इतनी महिलाओं के लिए काम किया है, मैं भी उसी तरीके से महिलाओं के लिए काम करूं और कुछ इसी में अपनी नाम और पहचान बनाऊं। तो मैंने फिर यही रास्ता चुना कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है। और फिर मैंने मम्मी के साथ ही स्वयं सहायता समूह में काम किया और काम करते करते फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब इन चीज़ों से भी आगे आना है। स्टॉल पे जाकर हम दालें बेचते थे, अरसे, रोटाने खूब बेचते थे और काफ़ी अच्छा बिकता था, लेकिन अब मुझे एक और ऊँची पहचान बनानी थी, एक अपने उत्तराखंड की संस्कृति को और एक और ऊँचे लेवल पे आना था। होता है ना कि मम्मी ने मेरी एक सपना देखा था, तो एक लेवल का देखा था, तो मुझे वो दूसरे लेवल को लेके जाना था कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को देश-विदेश में लोग जाने, पहचाने और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का पार्ट है, वो भी मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो फिर मैंने अपनी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया और हम दोनों ने मिलके सोचा कि हम उत्तराखंड की संस्कृति का जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज्वेलरी, उसको फोकस करें और उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं और उसको यूथ में कैसे ट्रेंड में ला सकते हैं, उस पे काम किया और वहीं से हमारे जो सपने की शुरुआत हुई, हंसुली की शुरुआत वहीं से हुई। तो सबसे पहली ज्वेलरी आपने कौन सी बनाई? आपको कितनी आमदनी हुई और उसे आपने कैसे खर्च किया? मैम, सबसे पहले आज तो आप जब आओगे तो देखोगे कि हर जगह स्टॉक ही स्टॉक दिख रहा है, हमने बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने अपनी ही चांदी बेचकर शुरू किया था। अपनी चांदी बेचा और उससे 4 गुलोबंद बनाए। 4 गुलोबंद बनाया तो एक बिकता था तो दूसरा बना लेती थी, एक बिकता था दूसरा बना लेती थी। ऐसी शुरुआत कर करके हमने जो आज इतना अच्छा स्टॉक है वो रेडी कर रखा है। लेकिन शुरुआत मैंने सिर्फ 4 गुलोबंद से करी थी और उसमें भी जो मैंने चांदी बेची थी उसमें मेरे बेटे की हंसली थी, तो जिसे मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसे गलाऊं और इसे बेचूं। पर वो होता है ना कि किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो आपको कुछ ना कुछ एक
मोह त्याग छोड़ना करना ही पड़ता पड़ता है। है। और वो होता है ना, हमारी चांदी की ज्वेलरी से कितना मोह होता है, ये आप एक औरत है, आप समझ सकते हैं कि हम लोग को ज्वेलरी से कितना मोह होता है। बिल्कुल। मोह अपने आप बन जाता है। तो वैसे ही मुझे अपने बेटे की हंसली से बहुत था, लेकिन उस टाइम इतना वो नहीं था हमारे हाथ में कि हुँ, बस शुरू कर लिया चांदी का काम करना, ऐसा भी नहीं हुआ। हम एक बहुत ही मीडियम फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही हुँ, साधारण जीवन जीते हैं। तो उसमें लोन लेना एक बड़ी बात आ जाती है कि हुँ। अभी शुरुआत किया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे हस्बैंड इतना वो नहीं थे कि लोन ले सकते हैं और शायद चल जाए। तो उन्होंने बोला कि, और इतना पैसा भी नहीं था हाथ में कि ऐसे ही शुरू हो जाए। तो अपने ही घर से जो चांदी था सब इकट्ठा किया, अरे! कुछ गोल्ड के टॉप्स वॉप्स थे वो इकट्ठा किया और बेचा। बेच के फिर हम, और बेचने में सबसे ज़्यादा दुःख, जब वो ले जा रहे थे ज्वेलरी, तो मुझे अपने बेटे की हँसली का ही था कि ये वापस नहीं आएगी। और नानी ने दी होती है, एक होता है ना पहला हुँ, बेटा हुआ उसकी हँसली, वो नानी ने दी इतने प्यार से, और वो भी गलानी पड़ी। तब फिर मैंने वो जो हँसली था मेरे दिमाग में, वो ऐसे छपा हुआ था कि मैंने नाम ही हंसुली कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मुझे होता है कि वो ट्रिब्यूट था कि वो एक जो वो त्याग था, या वो एक मोह थी उस ज्वेलरी से, हुँ, तो मैंने उसे हंसुली नाम दिया। वैसे हँसली होता है, लेकिन हुँ। हमें थोड़ा और फ़ेमाइन बनाना था कि वो बाद में लगे कि जैसे एक लड़की का ही परिचय है हंसुली, तो हाँ, हमने फिर उसे बिल्कुल। हंसुली कर दिया था। अच्छा, तो जैसे जो हमारी परंपरा है, जो हमारे पारंपरिक आभूषण हैं, जी, उसको आपने यूथ से कनेक्ट करने के लिए जी। आपको कितना बदलाव करना पड़ा इसके डिज़ाइन वगैरह में? वैसे आपको जानकर बहुत अचंभित होगा और हैरानी भी होगी कि हमने बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ करी ही नहीं, और यूथ को ये चीज़ें ऐसे ही बहुत पसंद आई। वाह! ये कहीं न कहीं हमारे दिमाग में था, और हमारे बड़ों के दिमाग में था कि यूथ को ये चीज़ें पसंद ही नहीं आएगी, कौन पहनता हुँ, है ये आजकल? क्योंकि आजकल वो ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी और हाँ। तरह-तरह के डिज़ाइन चल इन रहे हैं। वो आर्टिफ़िशियल भी चलती है हुँ, बहुत ज़्यादा, और दुनिया भर की ज्वेलरी चलती है, लेकिन हमने जो जैसा था, हमने वैसे ही उस चीज़ को यूथ तक पहुँचाया, और उन्हें वैसा ही पसंद आया। उन्होंने ये नहीं बोला कि, उन्होंने बोला हमें जितना ऑथेंटिक हो सके, अरे वाह! जितना से जितना ऑथेंटिक हो सके हम वो पहनेंगे, हुँ, और बहुत खुश होके पहना यूथ ने। ये कुछ ना कुछ शायद जनरेशनल वो अटैचमेंट कम्युनिकेशन है, की कमी हाँ। थी कि हम, हमारे बड़ों ने अपने आप ही सोच लिया, अपने आप ही धारणा बना ली कि हमारे बच्चों को नहीं पसंद आएगा। हाँ, जबकि बच्चों ने बहुत चाह से वो चीज़ें करी, और अब हमारे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं, वो रिसर्च करते हैं कि और पुराने से पुरानी हम ज्वेलरी क्या ला सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये होता है ना कि अब वो वापस से उन्हीं रूट्स पे जाना चाहते हैं जो शायद पहले के लोग छोड़ आए थे। हुँ, तो ज़्यादा कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। बस हाँ, ये था कि हमें थोड़ा-सा बजट में चीज़ें बनानी पड़ी। हुँ, क्योंकि कि यूथ भी खरीद सके, और हमने यही चीज़ समझाई कि आप 10 चीज़ खरीदो, उससे अच्छा एक अच्छी चांदी की चीज़ खरीदो, जिसे आप आगे विरासत के तौर पे भी अपनी आगे वाली जनरेशन को पास कर सको। हुँ, बिल्कुल। तो जब आपने ये डिज़ाइन बनाने की सोची, हाँ अपनी जी, हाँ ज्वेलरी को जी। प्रमोट करने की हुँ, हुँ। सोची, तो आपने ऐसे कारीगरों को ढूँढा जो इस तरह के डिज़ाइन बना सकें। जी, बिल्कुल। तो उस दौरान आपको क्या लगा कि कारीगर इससे क्यों हट रहे थे? कारीगर इसलिए हट रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। एक अच्छा। टाइम ऐसा था, आज से यहाँ से 3-4 साल पहले हम जाएँ तो मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, हुँ, और लोगों को शायद पता ही नहीं था, जिस वज़ह से डिमांड नहीं थी। क्योंकि ये चीज़ें इतने ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थी। अब आप देखोगे चीज़ें ट्रेंड में है क्योंकि उसे मार्केट में लाया गया है, उसे ट्रेंडिंग हुँ, बनाया गया है। एग्ज़ैक्टली। ट्रेंड में कोई चीज़ आएगी तो अपने आप कारीगरों पे डिमांड आएगी, अपने आप कारीगर उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ समय पहले बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, जिस जिस वज़ह से जो कारीगरी थी ना, ये विलुप्त होती जा रही थी। हुँ, और ज़्यादातर अम, कहा जाए तो पहाड़ियों के हाथ में ये कारीगरी थी जो दूसरों तक पहुँच रही थी। हुँ, दूसरे लोग बना रहे थे, और हमारे जो पहाड़ी कारीगर थे, वो तो विलुप्त ही होते जा रहे थे। हुँ, क्योंकि उनके आगे आगे आने वाली पीढ़ी ने वो चीज़ सीखी नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। वो इंसान वही तो चीज़ सीखेगा जिसमें आगे उसका फ्यूचर होगा, बिल्कुल। स्कोप होगा, जिससे हुँ, अपना पालन-पोषण कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने आगे सीखी नहीं, और वो कला उनके बुज़ुर्गों के साथ चली गई। लेकिन दूसरे लोग, वो क्या करते थे, उत्तराखंड में आते थे, सीखते थे, और ये कारीगरी बाहर चली जाती थी। तो हम लोगों ने यही किया कि जो हमारे हाथ की कारीगरी है, जो हमारे पहाड़ों की कारीगरी है, वो हमारे पहाड़ियों के हाथ में ही रहे, हुँ, जिससे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, हुँ, जो सीखें हमारा, वो चीज़। हाँ, पहाड़ी यूथ है, वो उस चीज़ को सीखे। तो कारीगरों को ढूँढने के लिए कहाँ कहाँ तक जाना पड़ा? हमें राजस्थान से बुलाने पड़े कारीगर, क्योंकि उनका बहुत ही हाथ साफ था। हुँ, मतलब मैं बोलूँगी कि मतलब एकदम जो मास्टर बोलेंगे ना कारीगर के, वो थे। और जो और हमारे पहाड़ के कारीगर हैं?
वो उन्हें भी बुलाया मैम हमने, जैसे कुमाऊं धारचूला साइड हो गया और हल्द्वानी साइड हो गया, कम बच्चे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उन्हें बुलाया गया, उनसे चीज़ें सीखी गई और आगे फिर आज हम और बच्चों को भी वो चीज़ें सिखा रहे हैं, जिससे वो चीज़ें प्रिजर्व रहे और हमारी कम्युनिटी में रहे। मेन है मैम, हमारी कम्युनिटी में कोई चीज़ रहनी, जो चीज़ हमारी कम्युनिटी से निकली है वो चीज़ दूसरे लोग सीख के चले जा रहे हैं, उनकी कम्युनिटी में वो चीज़ राइज हो रही है और हमारी कम्युनिटी में वो चीज़ वीक होती जा रही है। तो मेन था कि हमारी आर्ट फॉर्म हमारी कम्युनिटी में तो रहे। और एक चीज़ और कि आपने इनसे महिलाओं को जोड़ा। जी। बहुत स्वयं सहायता समूह, करीब शायद 50 स्वयं सहायता समूह हैं और काफी महिलाएं हैं। हाँ जी। और आपने उनको इनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हाँ जी। जो महिलाएं कभी पर्दे के पीछे थी। जी बिल्कुल। इसका श्रेय मैं अपनी माता जी को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे स्वयं सहायता समूह बनाया और उनका काफ़ी अच्छा सोर्स रहा है महिलाओं के साथ। और हमेशा वो मुझे एक बात बोलती थी, तुम अकेले आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, जब तुम एक साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। जब एक टीम बन जाएगी तो हम लोग मैंने भी यही फेस किया मैम। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और वो महिलाएं सिर्फ ऐसी नहीं है कि मेरे साथ काम कर रही हैं, वो परिवार है, उन्होंने मेरे बच्चे भी संभाले। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ में अपना चांदी भी लाके रखा है कि गौरी इससे बनाओ। जब ऐसा लगा कि अच्छा ऑर्डर हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो उन्हीं महिलाओं ने ये देख के कि भाई जब पहला बड़ा ऑर्डर मिला हमें, तो हमें लगा इतना चांदी कहाँ से लाएंगे, कस्टमर से पहले नहीं बोल सकते ना पैसे दे दीजिए, कस्टमर को पहले हमारी अभी नई ब्रांड है उस पर यकीन कैसे होगा। तो वही महिलाएं जो मेरे साथ जिन्हें हम बोल रहे हैं कि बस समूह में काम कर रही हैं, लेकिन वो उससे बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चांदी लाके मेरे हाथ में रखी इतने भरोसे के साथ कि बेटा इससे अपना ऑर्डर पूरा करो। तो यही बड़ा सपोर्ट और हाँ, इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा। मेरे 2 छोटे बच्चों को अगर मैं कहीं गई हूँ तो वो संभाल रही हैं। एक परिवार बन गया कि मैं अब मतलब वो बोलते आपको जहाँ जाना है आप जाइए, हम आपके साथ हैं पीछे और हम सब कुछ देखेंगे। तो मेरे पास इतनी अच्छी टीम है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूंगी मैम। मैं अकेले आगे नहीं बढ़ रही हूँ, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे आगे बढ़ाने में, कि बस ये आगे बढ़ जाएगी तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, जो ये सोच के साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है आप? सबसे ज्यादा मोटिवेट तो मैम मेरे हस्बैंड करते हैं क्या क्योंकि उनकी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक वो होता है ना, वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर, वो अपने उत्तराखंड को छोड़कर, मेन ये जिस देवभूमि से हम जन्मे हैं, जिसका कर्जा हमारे सर पे है, जिसकी हमने रोटी खाई, उसे छोड़कर कहीं और जाके काम करना, तो वो ना काम तो कर रहे हैं लेकिन दिल नहीं लग रहा है। तो हमेशा बोलते थे गौरी जब अच्छा हो जाएगा तो मैं जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पहले अपनी जड़ें मजबूत कर लो। तो और मैं बोलती थी अब छोड़ दो नौकरी, अब मेरा काम अच्छा हो रहा है। तो बोले जितनी तनख्वाह मुझे मिल रही है, मेरी कंपनी मुझे दे रही है, अगर इतनी तनख्वाह दे दोगी तो मैं आ जाऊंगा। और मैम पिछले पीछे 2 महीने पहले हमने उन्हें वो तनख्वाह दे दी। अरे वाह। हाँ, हम महिलाओं ने मिलकर उन्हें वो तनख्वाह दे दी है कि अब जितनी तुम अपनी कंपनी तुम्हें दे रही थी उतनी तनख्वाह हम देते हैं, अब आ जाओ नौकरी छोड़कर। तो मैम उनकी 5 लाख रुपए तनख्वाह थी, हमने वो 5 लाख की नौकरी छुड़वाई है। और सिर्फ अपने ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए, ट्रेडिशन को बचाने के लिए। और हम ही उत्तराखंड की महिलाएं नारा लगा रही हैं कि हम अपनी जो अपने प्रदेश से जो पलायन है वो हटाएंगे, अपने बच्चों को यही नौकरी करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा महिलाएं बोलती है जो हमारा बेटा बाहर है उसको हम पहले लाएंगे। बिल्कुल। और अभी जो सबसे पहला हमारा भी ट्रेनिंग का बैच हुआ है, वो इन्हीं जो हमारे समूह की महिलाएं उन्हीं के बच्चों ने किया है, उन्हीं के बच्चों ने सबसे पहले ज्वेलरी बनानी सीखी है। तो इस तरह हमारी चेन चली कि पहले उन महिलाओं ने मुझे सपोर्ट किया, फिर जब मेरी बारी आई सपोर्ट करने की तो मैंने उनके बच्चों को जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया कि कैसे वो आगे ये ज्वेलरी बना सकते हैं और कैसे वो जो कला है हमारी ही कम्युनिटी में रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जी, बहुत अच्छा प्रयास जी। सेलिब्रिटीज इस ज्वेलरी को कितना पसंद करते हैं और विदेशों में कितनी डिमांड है इसकी? बहुत पसंद करते हैं मैम। और
एक बार नहीं, बार-बार लेते रहते हैं हमसे और कस्टमाइज़ भी कराते हैं कि ऐसा पहनना है या वैसा पहनना है। उत्तराखंड के बिल्कुल ऑथेंटिक डिज़ाइन पहनना है, हम वो भी बनाते हैं उनके लिए। और विदेशों विदेशों तक भी हमारी ज्वेलरी गई है और इस बार तो हम खुद विदेश जाकर भी ज्वेलरी दे के आए हैं। इतनी डिमांड। इतनी डिमांड है। वाह। इस बार पहली बारी मैं ये भी इस हंसुली के माध्यम से ही मैं पहली बारी इंटरनेशनल ट्रिप पे गई। अच्छा। और वहाँ पे मेरा एक पॉडकास्ट भी शूट हुआ, प्लस उन्होंने ज्वेलरी भी बहुत ली हमसे, क्योंकि वहाँ उन लोगों को ये बहुत अच्छे लगे, डिज़ाइन अच्छे लगे, प्लस इनके पीछे जो कहानियाँ हैं। अब जब हमने उन्हें बताया कि बच्चों को धागुले पहनाता है, तो वो लोग इतने खुश हो गए। अच्छा कि हमने बताया कि इससे नज़र नहीं लगती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि छोटे-छोटे बच्चों को ऐसे चांदी के हाथ में धागुले पहनाना या गले में कुछ पहनाना और नज़र नहीं लगती है उससे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो हमने यही आइडिया बताया कि बड़े भी पैरों में पायल पहनते हैं, उन्हें ये भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हमारी हमारी जो संस्कृति है, उससे रिलेटेड जो भी ज्वेलरी है, वो बाहर बहुत पसंद करते हैं लोग। तो अभी तक कहाँ-कहाँ सप्लाई कर चुके हैं? मैम हमने कनाडा किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है, इस बार मैं फिलीपींस गई थी, इंडोनेशिया में किया है। तो ये सब जगह हमारी ज्वेलरी जा चुकी है। हाँ, उत्तराखंड की धाक जम चुकी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो हिमानी शिवपुरी जी हाँ जी, हाँ बहुत जी। पसंद करती हैं। और कौन-कौन? सुनीता रजवादी हैं, वो बहुत पसंद करती हैं और वो स्पेशली आती भी हैं, जब देहरादून आती है तो हमारा स्टोर ज़रूर विज़िट करती हैं और बोलती हैं गौरी और क्या बनाया है, तुम ऐसा बनाओ, ये और ट्रेडिशनल लगेगा। और बहुत सारे आइडियाज़ भी देती हैं, क्योंकि उन्हें खुद ज्वेलरी का बहुत शौक है। और बताती हैं कि बॉम्बे में या किसी और स्टेट हम जाते हैं, वहाँ उत्तराखंड की संस्कृति को इतना पसंद किया जाता है। अगर मैं गुलोबंद पहन लूँ तो लोगों को पता चल जाता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे बताना नहीं पड़ता कि मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है तो उत्तराखंड से नहीं, कहीं और से है। तो अगर गुलोबंद पहन लेती है तो मेरी पहचान बन जाती है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। गुलोबंद में इतनी ताकत है, वो कहने के लिए सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, वो हमारा परिचय है कि हम उत्तराखंड से हैं। तो और सपोर्ट भी बहुत करती हैं, आगे हमें बताती हैं, जैसे मार्गदर्शक होता है, वो बाहर एक ऐसे लेवल पे जा चुके हैं कि उन्हें लोगों की सोच पता है कि मार्केट में क्या लोग पसंद करते हैं, हमारे ऑडियंस क्या पसंद करती हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। और वो नॉलेज हमें एज अ मेंटोर हमें सिखाती हैं कि ऐसे करो, ऐसे अपनी वीडियोस बनाओ, लोगों को इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को वो करो। ये कोई इंस्टीट्यूट कभी नहीं सिखाएगा, जो वो हमें बस सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि एक उत्तराखंड की महिला आगे बढ़े, सिर्फ यही इंटेंशन है उनका। और इसी इंटेंशन से वो हमें इतना अच्छा गाइड करती हैं कि आज जो हम हैं, हमारा कोई भी पीआर नहीं है, हमें कोई भी ऐसा नहीं है हमने किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो या मार्केटिंग में बहुत पैसे खर्च किए हो। बस हमें सही गाइडेंस मिलती गई इन लोगों से। लोग स्वेच्छा से प्रमोट करते हैं। हाँ, जो हमारे ऐसा नहीं है जो हमारे उत्तराखंड के सेलिब्रिटीज़ हो हमें भूल गए, अपनी जड़ें भूल गए। आप हंसुली एक जीता जागता सबूत है कि उन लोगों ने एक छोटी-सी ब्रांड को कितना आगे बढ़ने में हेल्प करी है कि आप ऐसे आगे बढ़िए, क्योंकि उन्हें कोई हमारा ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चाहते थे कि कुछ महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो अच्छे इंटेंशन से काम कर रही है, उन्हें वो भी एक अच्छे स्तर पे देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। तो जैसे हंसुली की जब से शुरुआत हुई तब से लेके अब तक एक यादगार मोमेंट आपके लिए कौन सा था? तो वैसे तो बहुत रहे होंगे, लेकिन एक जो आपको स्पेशली याद है? एक तो मुझे एक बहुत ही, ये कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, पर मैं हमेशा याद रखूँगी हमारी एक जो महिला है जो काम करती हैं और उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अब वो हमारे साथ काम करते हैं और इतना अच्छा कमाते हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। कहने के लिए बहुत छोटी बात है और हर कोई करा ही लेता है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उन महिलाओं से पूछो जिनके पास नहीं था, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी एक ही इच्छा थी लाइफ में कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल पाऊँ, अच्छी पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि उन्हें लगता है जो मुझे ना मिले मैं कम से कम मेरे बच्चों को मिले। और जो महिला दिन रात मेहनत कर रही है तो उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो मुझे संतुष्टि हो गई कि मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर संघर्ष के दिनों को याद करें जी, तो क्या याद आता है? याद आता है मैम, कई बार बहुत बार हिम्मत टूटती थी कि हस्बैंड बाहर हैं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दुनिया नाम देगी कि इसने अपने पति की कमाई भी उड़ा दी, कुछ कर भी नहीं पाई, हंसेंगे सब और बच्चों पे भी ध्यान नहीं दिया।
बच्चे पैदा करना तो बहुत आसान है, सभी यही बोलते हैं बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, पालोगे कैसे, तुम तो दिन भर काम में ही लगे रहोगे, वो काम भी कुछ है नहीं। तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। मैंने बहुत ही फूक-फूक के मैम कदम रखे। जब होता है ना कि हस्बैंड बाहर होते हैं तो आपको हर एक चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है कि सोसाइटी फिर आपको बोलेगी भाई ये तो मज़े में रहे, इन्हें तो वीडियो बनानी थी, इन्हें रील बनानी थी। वो पीछे का इंटेंशन नहीं समझेंगे कि हमें वीडियो रील क्यों बनानी है, क्योंकि हमें लोगों तक अपना काम पहुँचाना है। हमें डांस नहीं करना है, हम डांस करके अपनी चीज़ें नहीं बेच रहे हैं। हम लोग एक-एक चीज़ डिस्क्राइब करके कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, ये सब बता के अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से डर लगता था। काफ़ी लोग नाम भी रखते थे कि अपने ससुराल नहीं रहती है, यहाँ क्यों काम कर रही है, पति इसका विदेश में, छोड़ तो नहीं दिया। 10 तरीके के नाम रखते थे लोग कि इसे क्या ज़रूरत पड़ रही है कमाने की। जब स्टॉल पे जाती थी तो भी कितनी पढ़ाई-लिखाई करके स्टॉल पे ही जाना है। उन्हें ये नहीं पता था स्टॉल पे जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती थी मैम, जब मैं स्टॉल पे जाती थी, क्योंकि मैं दिल्ली में इतने बड़े सरस जो मेला लगता था, जहाँ पे इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड सारे के, वहाँ पे एक हमारा छोटा-सा ब्रांड एक बड़े मुकाम पे होता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसे रिप्रेज़ेंट करना। कहने को पहाड़ी दाल है, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे लिए मेरे उत्तराखंड की संस्कृति है, तो मैं बहुत चाव के साथ उस चीज़ को बेचती थी। एक मेरी वीडियो भी वहाँ से बहुत वायरल हुई थी। उसमें 5 मिलियन व्यूज़ आए थे, जिसमें मैंने कोदे झंगोरे के वो बताए थे फ़ायदे, और वो बहुत वायरल हुई थी। तो मैं उसी मेरे लिए ये नहीं था कि सिर्फ़ दाल चावल ही है या उत्तराखंड का अचार, मिर्च मसाला है। मेरे लिए वो हमेशा से मेरी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, और मैं उसे मेरे को ये नहीं था कि मैंने बहुत पढ़ाई-लिखाई करी है, उसके बाद ये क्या कर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ। मैंने बोला मुझे तो भई यही काम करना है, मुझे अपनी उत्तराखंड की संस्कृति से ही जुड़ के काम करना है। अपनी जड़ें नहीं छोड़नी और किसी की नौकरी भी नहीं करनी। तो ये था। बिल्कुल। तो जैसे जब आप ज्वेलरी को तैयार करते हैं तो उसमें सबसे मेन बात क्या ध्यान में आती है? सबसे मेन होती है मैम प्योरिटी। हम लोग हमेशा प्योरिटी का ध्यान रखते हैं कि प्योरिटी के साथ कभी छेड़छाड़ ना हो। उसके बाद ये आता है कि डिज़ाइन क्या कस्टमर पसंद करते हैं, उसी बारीकी से हम उसे तैयार करते हैं। मेन हमें चांदी में ये भी दिक्कत आई मैम, जो कारीगर होते थे वो बोलते थे गोल्ड में हम काम करते हैं तो गोल्ड में तो इतनी मेकिंग मिल जाता है, हम चांदी में क्यों करेंगे। साफ बोलते थे हम चांदी में क्यों करें। स्टार्टिंग में उन्हें समझाने में बहुत वो हुई कि इसकी डिमांड आपको उतनी ही आएगी और उतना ही आपको बच जाएगा जितना आप गोल्ड में करते हो। अच्छा। हाँ, तो उन्हें समझाना पड़ा, उन्हें फिर सैलरी बेसिस पे रखना पड़ा कि अब आपको मतलब ही नहीं है कि पर पीस से क्या होगा, अब आप सैलरी के हिसाब से काम करो, लेकिन चांदी में ही करो। क्योंकि पहले चांदी में कोई काम नहीं करने को रेडी होता है। जो गोल्ड का कारीगर होता है, जो चांदी में बनाएगा उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, उतनी मेहनत लगेगी, लेकिन गोल्ड में फिर भी ज़्यादा उससे बच रहा है, तो चांदी में क्यों करेगा। तो हम लोगों ने काफ़ी मतलब ये किया कि उन्हें इतना लालच दिया कि हम आपको सैलरी बेसिस पे रखेंगे। फिर उन्होंने धीरे-धीरे देखा कि ब्रांड है इनकी ना, इनको इतना पैसे से लेना देना नहीं है जितना इनको कारीगरी से मतलब है। तो फिर उनके लिए वो चीज़ ना पैसे से ज़्यादा आर्ट में बदल गई। अब वो अपने आप को कारीगर से ज़्यादा आर्टिस्ट बोलते हैं कि अब आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। अब उन्हें ये समझ आ गया कि दुनिया जो है ना, उन्हें कारीगर, छोटा-मोटा कारीगर नहीं देख रही है। अब दुनिया उनसे बात कर रही है उनके आर्ट की, उनके आर्ट फॉर्म की, उनके कारीगरी की। तो तब उन्हें लगा कि नहीं, इसमें इज्जत भी है। तब फिर वो पैसे का उन्होंने मोह त्यागा और फिर ये आया कि नहीं, इससे इज्जत भी मिलेगी, आगे दुनिया भी हमें देख रही है कि हम क्या होता था, वैसे वो पीछे ही रहते थे हमेशा, पीछे काम कर रहे हैं, किसी को क्या पता कि कौन उनकी ज्वेलरी बना रहा है, लेकिन यहाँ आगे कैमरे के आगे हम भी आ रहे हैं, हमारी भी एक पहचान हो रही है, हमारी भी एक इज्जत हो रही है, तो उन्हें वो भी अच्छा लगा। तो जैसे जो महिलाएं आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं ज्वेलरी की, तो जब आपने उन्हें बोला कि ब्रांड एम्बेसडर बनना है, अपनी ज्वेलरी प्रमोट करना है, कितना संकोच था उनमें या एकदम से आगे आ गए? अरे वो तो बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं जिस गांव से हूँ परथौला, वहाँ बहुत ही कम जनसंख्या, मतलब ये लगा लिए 40-50 लोग मुश्किल से होंगे। तो उनसे कोई बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि कोई युवा है ही नहीं, पूरे गांव में कोई युवा नहीं है। तो वो करे तो करे क्या, दिन भर खेत का काम और फिर शाम को सो जाना। तो उनके लिए तो बहुत एक मतलब उनका दिन बन जाता है जब हम लोग जाते हैं, तो कि वो चाहते हैं हम पूरे टाइम उनसे बातें करें और पूरे टाइम कुछ ना कुछ इवेंट करवाते रहे। अब हम लोग वहाँ पे इवेंट्स काफी सारे करवाते हैं गाँव में ही? हाँ,
गाँव में, प्रॉपर गाँव में हम लोग करवाते हैं और सबको पता है कि वो ब्रांड एम्बेसडर है। 1-2 लोग देखने भी गए हैं स्पेशली कि वो क्या गाँव है जहाँ पे ये सब काम होता है। अच्छा। हाँ, तो जिस गाँव से हमारा ये था कि हम गाँव को हमेशा लेके चलेंगे अपने साथ, तभी तो हम चाहे किसी मॉडल को हायर करें और आप हमारी ज्वेलरी का शूट कर दीजिए, वो पैसे लेगा और शूट कर देगा, लेकिन उसमें वो भाव नहीं आएगा। जो बिल्कुल। ज्वेलरी पहनेगा ना, वो ऑडियंस उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएगी। तो हम लोगों ने ये सोचा था, जो सच में जिन महिलाओं ने इस संस्कृति को बचाया है, वही आगे आएँ और वही इस ज्वेलरी को पहने और लोगों को दर्शाएँ। तो वो भाव भी आएगा। अब क्या है, वो जो भी बोले ज्वेलरी पहन के लोग खुश होते हैं कि हाँ भाई, अपनी हमें भाषा याद आ में, गई। अपनी भाषा में हाँ, अपनी भाषा में। कुमाऊनी। तो लोगों को याद आ जाती है, भाई मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, मुझे मेरी दादी की याद आ गई, मुझे मेरे घर की याद आ गई। ये वो मॉडल्स का जो होता है, बिल्कुल अलग होता है काम। वो बिल्कुल प्रोफेशनल करता है, वो बहुत अच्छा काम है, मैं उस चीज़ को वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन हमारे जो ब्रांड था, उसे टच देना था कि लोग ज्वेलरी देखें और उन्हें अपने घर की याद आ जाए। तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर ने वो बखूबी कर दिया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा उसके बाद। हमें ना मार्केटिंग करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, लोगों ने अपने आप ही उनसे रिलेट कर लिया। अच्छा। हाँ। तो आगे के क्या प्लान है अब आपके? आगे के ये प्लान है, आगे के तो बहुत बड़े-बड़े सपने देखे हैं हमने। पहले हम छोटे देखते थे, अब हम बड़े सपने देखते हैं। बिल्कुल होना क्योंकि होता चाहिए। है ना, क्यों अपने आप को लिमिट करें? अब हमें समझ आ गया, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे और हिम्मत से करेंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उत्तराखंड की महिलाएँ किसी से भी कम नहीं है, ये मैं समझ चुकी हूँ अब। हम किसी भी ब्रांड के टक्कर दे सकते हैं। ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं और किसी भी ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। अब मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई है। और जब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हिम्मत मेरी तभी टूटी थी जब मेरी मदर बीमार पड़ी थी और उन पे इतना इतना बोझ आ गया था। जो ये आर्थिक बोझ होता है, ये कमज़ोर नहीं होता है, ये अच्छे-अच्छों की कमर तोड़ देता है। तो तब मेरे को भी बहुत ही अंदर से एक झटका आ गया था कि ये क्या हुआ एकदम से, कि हम कितने पीछे आ गए, अब कैसे करेंगे? अब तो शायद अब तो बस ये सब निपटे और फिर खत्म। क्या हुआ था ऐसा? ऐसा यही हुआ था मैम कि वो जब बीमार पड़ी थी ना, तो जब वो बीमार पड़ी थी तो हम बहुत पीछे चले गए थे। तो हमारा ऐसा था कि हम काम करेंगे, जैसे मज़दूर का हिसाब होता है, हमें काम करना है। हमारी कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि पेंशन आ जाएगी या कोई तनख्वाह आ जाएगी। हमको काम करते रहना है, मार्केट में बने रहना है, तभी अर्निंग होगी। और अगर आप मार्केट में नहीं रहोगे और आपको काम नहीं मिलेगा, तो आप पीछे हो जाओगे। फिर जो इतनी सारी महिला आपके साथ चेन बनाकर चल रही हैं, आपको उनका भी तो देखना है ना। तो वो कौन-सा वो क्या काम था? वो केटरिंग का काम था या फिर ये सारा काम था जो महिलाएं बना रही हैं प्रोडक्ट्स। अब जो महिलाएं बना रही है प्रोडक्ट, चाहे वो अब हमारे पास सड़ जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनकी मेहनत का पैसा देना है। वो पैसा देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे काम कर पाएंगी। तो उस चीज़ से जो हमारी दालें ख़राब हुई वहाँ पे, जो हम लोगों ने जगह खोली थी वहाँ पे काफ़ी दालें ख़राब हुई, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई, तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ था उस टाइम पे। और उस टाइम मुझे यही लगा कि अब तो इसके बाद तो क्या ही कर पाएंगे हम, फिर से अब उठने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन फिर भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और फिर मैंने ये हंसुली की शुरुआत करी और ये अच्छा चला। अब ये अच्छा चला तो अब मेरी वही ज़िम्मेदारी आ जाती है कि जो अधूरा सपना उनका जहाँ रह गया था, मैं उसे दोबारा से शुरू करूँ, दोबारा से उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ूँ और जो भी कमी उस टाइम पे हमसे रह गई थी जिस भी कारण की वजह से, अब वो कमी ना रह जाए। अब वो सपना बिल्कुल वो जो उन्होंने देखा है वो पूरा हो। बिल्कुल, शुभकामनाएँ हाँ जी, मैम। हाँ जी। जी, धन्यवाद। एक संदेश महिलाओं को क्या देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के हाथ में एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसे एज़ अ हॉबी सीखें या किसी भी रूप से सीखें, लेकिन एक स्किल आप ज़रूर अपनी लाइफ़ में सीखें, क्योंकि जिन महिलाओं के हाथ में हुनर होता है, उन्हें आप दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए बोल दो, किसी भी राज्य में भेज दो, वो कभी भूखे पेट नहीं सोएँगी और वो हमेशा उनके हाथ में एक रहेगा कि वो आगे और भी महिलाओं को वो स्किल सिखा सकती हैं। तो चाहे आप यूट्यूब से सीखिए या आप कहीं जाके सीखिए, लेकिन एक हुनर अपने हाथ में ज़रूर रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो यह थी हमारे साथ गायत्री बलोदी जी। तो ऐसे ही और कहानियाँ लेकर आएँगे हम अगली बार।
तब तक जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।